दिया था, लेकिन डीपीपी अपने एक साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम करते हैं, देखो शेप्स का एक पार्ट और था हमारे पास, VSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। दोबारा चेक कर। देखो हम कर रहे थे मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर आपकी स्क्रीन रुक गई है। अब आ रही है, अब आ रही है। नहीं आ रही है सर, वही वहीं पे रुकी हुई है जहाँ पे आपने पहले रुके थे। अच्छा, सर अब आ रही है, अब आ ठीक गई। है बेटा, ठीक है बेटा। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR थ्योरी बोलते हैं हम इसको। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मान लो कोई भी सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर आते हैं या बॉन्ड पेयर आते हैं या हमारे कोई मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऐसे अरेंज होते हैं कि जितना भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर जितना भी होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर मल्टीपल बॉन्ड on central atom are arranged in such a way so that species have experience least repulsion। वो ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि रिपल्सन सबसे कम हो, लीस्ट रिपल्सन होगा तो उससे उस मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आ जाएगी। सपोज इसमें सबसे ज्यादा जो आपका रिपल्सन करता है, रिपल्सन इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, इंक्रीजिंग ऑर्डर रिपल्सन का है कि बॉन्ड पेयर सबसे कम करेगा, बॉन्ड पेयर सबसे कम, उससे ज्यादा रिपल्सन करेगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर, उससे ज्यादा रिपल्सन करेगा लोन पेयर, और फिर जो है मल्टी लार्ज एटम, और सबसे ज्यादा जो करेंगे मल्टीपल बॉन्ड। इस चीज का यूज वैसे तो हमने लास्ट क्लास में बेटा किया भी है हमने, देखो कि भाई हम कौन से लोन पेयर को एक्सियल पर रखेंगे या इक्विटोरियल पर रखेंगे, ये जो चीज की थी हमने
लास्ट टाइम में वो इसी पर बेस्ड थी। आज थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं उसको। आज क्या प्रॉब्लम है इसको। तो ये देखो बेटा कि इसमें रिपल्सन जो है सबसे ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड करता है। कैसे हम सपोज सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोन पेयर वाला और बॉन्ड पेयर वाला। सपोज अगर हमारे पास एग्जांपल है CH4 NH3 और H2। इन लास्ट क्लास वी स्टडीड दैट the hybridization of central atom in all these species is sp3 hybridization। बट यहां पर 4 के 4 बॉन्ड पेयर हैं। यहां पर आपने देखा था कि 1 लोन पेयर था, 3 बॉन्ड पेयर थे। बॉन्ड पेयर मतलब एक पेयर का मतलब एक बॉन्ड होता है। 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। H2O के अंदर 2 लोन पेयर थे। यहां पर हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो इसका तो बेटा मिथेन का तो रेगुलर ज्योमेट्री आएगा। देखो CH4 ये हमने लास्ट क्लास में किया था, तो 4 के 4 बॉन्ड ऐसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में अरेंज हो जाएंगे। बट यहाँ पर अमोनिया में क्या होगा कि एक बॉन्ड नहीं बन पाएगा, एक जगह बॉन्ड कम होगा, 3 हाइड्रोजन ही होंगे, तो 1 लोन पेयर कंसिडर होगा, तो लोन पेयर ऑक्यूपाई हो जाएगा एक। तो हमारे पास क्या रहेंगे, 3 बॉन्ड रह जाएंगे। अब ये 3 बॉन्ड रह जाएंगे तो ये बॉन्ड पेयर है, ये दोनों बॉन्ड पेयर है। लेकिन बॉन्ड पेयर से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड को रिपेल ज्यादा करेगा, तो ये बॉन्ड क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ जो एंगल आप ऑब्जर्व कर रहे थे 109 डिग्री 28 मिनट, एक रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी ये। बट यहाँ जो एंगल है वो उससे कम हो जाएगा, ये वाला एंगल। तो ये एंगल आपका 107 डिग्री के आसपास रह जाएगा, 2 डिग्री के आसपास कम हो जाएगा। और अगर एक लोन पेयर आ गया तो 2 डिग्री का और फर्क होगा, बिकॉज यहाँ पर लोन पेयर भी वर्क करेगा। ये देखो यहाँ लोन पेयर रिपेल करेंगे एक दूसरे को, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, तो ये और क्लोज हो जाएगा। तो 2 डिग्री का अप्रोक्सीमेट फिर फर्क पड़ जाएगा, तो ये अप्रोक्सीमेट 104 डिग्री 5 मिनट या अप्रोक्सीमेट 105 डिग्री बोल सकते हैं हम, 105 डिग्री के अप्रोक्स। तो आप देखते जा रहे हो कि जैसे जैसे लोन पेयर इंक्रीज होते गए सेंट्रल एटम पर, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम रहा। हाइब्रिडाइजेशन 3 के 3 स्पीसीज में sp3 है, बट लोन पेयर यहाँ कोई लोन पेयर नहीं था, या 1 लोन पेयर आया या 2 लोन पेयर आया, तो रिपल्सन से बॉन्ड एंगल कम होने लग गया, बॉन्ड एंगल कम हो गया। अब दूसरा चीज ये देखते हैं हम कि सपोज हमारे पास जो बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का नंबर सेम आ जाए। दूसरा पॉइंट अपने पास ये हो जाए, इफ नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम, जो हमारा सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम पर लोन पेयर इज सेम लोन पेयर आ जाए, तो आप कैसे देखेंगे। फिर आपके पास देखो 2 कैरेक्टर हैं। एक कैरेक्टर ये है कि आप देखोगे सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल, सेंट्रल एटम ज्यादा हो जाएगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। कब, जब नंबर ऑफ लोन पेयर आपका सेम हो जाए। पहले आप ये चीज चेक करेंगे, जब आपका नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो जाएगा, देन आप ये वाली चीज चेक करेंगे
कि नंबर ऑफ लोन पेयर सेम होने के बाद आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। लेकिन इसमें एक चीज होनी चाहिए, ये जरूर ऑब्जर्व करना बेटा, बहुत जरूरी है, एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग। मतलब कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्डिंग, एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग, मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तभी ये रूल लगाना है आपने, हर जगह नहीं लगाना। नंबर ऑफ लोन पेयर सेम देखने हैं, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंट्रल एटम की देखनी है, बॉन्ड एंगल ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सेंट्रल एटम कम तो बॉन्ड एंगल कम, एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग आपने देखना है। जैसे हमारे पास अब एग्जांपल है कि हमने ले लिया H2O और एक ले लिया H2S। अब देखो H2O और H2S को ऑब्जर्व करो, सब कुछ सेम है। देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर भी सेम, इसमें भी 2 लोन पेयर और इसमें भी 2 लोन पेयर, और कोई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं है, तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग है दोनों के अंदर, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। दूसरी बात है नंबर ऑफ लोन पेयर दोनों के अंदर सेम है। और अब सेंट्रल इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी देखते हैं। तो सल्फर और ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉनों को अपने पास खींचेगा, बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों को। इसका इफेक्ट, जो आपका ये इफेक्ट देखोगे, इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट तो इक्वल हो गया। अब इससे नहीं होगा डिसाइड बॉन्ड एंगल, अब डिसाइड होगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पहुंचने लगेंगे, सेंट्रल एटम पर पहुंचने लगेंगे, तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लग जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने लग जाएगा तो इसका मतलब बेटा बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने लग जाएगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाई है, तो याद रखने के लिए हमने डायरेक्ट कर दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेंट्रल एटम का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इंक्रीज होगा तो सेंट्रल पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन स्टार्ट होगा और बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने जो बॉन्ड एंगल ऊपर देखा है, ऊपर देखा था H2O का एंगल 105 डिग्री 104 डिग्री 5 मिनट होता है, तो अप्रोक्सीमेट मैंने लिखा था आपका कि ये एंगल जो था 100 अप्रोक्सीमेट 5 डिग्री है। तो यहां पर ये वाला एंगल इसके एंगल से ज्यादा होगा, तो ये एंगल अप्रोक्सीमेट 92 93 के आसपास रह जाता है। तो ये इससे एंगल इसका इंक्रीज हो गया। तो जब, बट ये चीज तभी नोट करनी है जब आप ये देख लो कि ये तीनों चीजें फुलफिल हो रही हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम आ रहा हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो, दोनों की सेंट्रल एटम अलग अलग हो, और एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग हो। एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं होगा तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है। अगर इसी टाइप से अब ये देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम ज्यादा है तो देन आपका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। बट पॉइंट वही ध्यान रखना है, एब्सेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग, आपका मल्टीपल बॉन्डिंग वो हो, वो एब्सेंस जरूर देखना है, क्योंकि अगर मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा तो ये रूल उल्टा हो जाएगा। अगर मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाएगी तो जहां पर मल्टीपल बॉन्डिंग होती है वहीं पर बॉन्ड एंगल ज्यादा आता है। अब एग्जांपल उसका भी देखेंगे हम। तो ये देखो, जैसे सपोज हमारे पास है NH3, अभी देखा हमने एंगल NH3, ये एंगल देखा हमने, और NF3। अब देखो सेंट्रल एटम सेम, लोन पेयर भी सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम, सेंट्रल एटम भी सेम, सिर्फ साइड एटम है NF3। तो NF3 H3 में से F3 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहां पर हमने देखा इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री है, तो इसका एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 107 डिग्री आ जाएगा NF3 में। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बट अब ये जो मल्टीपल बॉन्ड वाला बेटा मैं कह रहा हूं बार बार, क्यों कह रहा हूं कि इस एग्जांपल को स्पेशली देखना है, क्योंकि ये बीच में फंसता है क्वेश्चन। नहीं तो जब आपके पास मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाए, मल्टीपल बॉन्डिंग की केस के अंदर आप देखोगे कि आपके पास जैसे PF3 है, अब PH3PF3 अगर इसी रूल को लगाओगे, क्योंकि इसके पास भी 1 लोन पेयर, इसके पास भी 1 लोन पेयर, और बट इसमें एक प्रॉब्लम है बेटा, आपको पता है कि फॉस्फोरस होता है तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, फॉस्फोरस के पास होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, बिकॉज इट इज बिलोंग टू द थर्ड पीरियड, और थर्ड पीरियड एलिमेंट कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल जब आता है तो क्या होता है कि जैसे ये फॉस्फोरस है, कंसीडर जब हम करेंगे तो ये फ्लोरीन है,
और फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो यहां तो लोन पेयर रखे हुए हैं इसके पास। तो अगर हम जर्नल लगाते, जो मैं आपको बात कहने जा रहा था, दैट इज द पॉइंट, कि अब जनरल पॉइंट लगाते, तो जनरल पॉइंट लगाते तो आप कह देते कि सर PF3 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा क्योंकि साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। बट यहां पर वन थिंग मोर, you need to consider one thing more, there is a multiple chances of multiple bonding because p के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर के वैकेंट ऑर्बिटल में देके बॉन्डिंग बना देगा, मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाएगी। मतलब एक्चुअल में PF3 ऐसा नहीं है, PF3 जो होगा वो ऐसा होगा, PF3 ऐसा होगा, यहां पर मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाएगी। यहां हमने क्या किया था, नाइट्रोजन है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल बढ़ते हैं, और साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो बॉन्ड एंगल कम होते हैं। कम करना ना, कम, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम की इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते हैं, तो साइड एटम की तो 107 से कम होगा। बट इस क्वेश्चन को देखो आप, PH3 PF3 में इस हिसाब से PF3 का ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज फॉस्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इस टाइप के पाई बॉन्ड बन रहे हैं। इस पाई बॉन्ड को फॉस्फोरस का डी ऑर्बिटल और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल बना रहा है, इसलिए इसको p पाई डी पाई बॉन्डिंग बोलेंगे, p पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो यहां मल्टीपल बॉन्डिंग आ गई, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। तो जहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है वहां मोर रिपल्सन होता है, मोर रिपल्सन होता है। तो मोर रिपल्सन होता है तो इसका मतलब इसका एंगल, जब भी मल्टीपल बॉन्डिंग आएगी तो एंगल ऑलवेज ग्रेटर इन मल्टीपल बॉन्डिंग। वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो बॉन्ड एंगल इज हायर इन मल्टीपल बॉन्डिंग। हायर इन मल्टीपल बॉन्डिंग। तो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला आंख बंद करके नहीं सोचना, सिर्फ उसमें यह भी चेक करना है कि मल्टीपल बॉन्डिंग है या नहीं है। जहां मल्टीपल बॉन्डिंग होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव, नो नीड टू चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देन यू कैन गो विद मल्टीपल बॉन्डिंग। इफ मल्टीपल बॉन्डिंग इज प्रेजेंट देन बॉन्ड एंगल इज हायर इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्डिंग। क्लियर बेटा? ये इसको ध्यान रखना है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोल्व नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन फंस जाते हैं। नहीं तो मल्टीपल बॉन्डिंग चेक करनी है, इलेक्ट्रॉनों को चेक करके देखना है कहाँ वैकेंट है, कहाँ फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, तो वहां पर आपको मल्टीपल बॉन्डिंग देना है। फिर आप आ जाओ कि लार्ज एटम या मल्टीपल बॉन्डिंग जो है। हाँ बोलो सर एक बार शुरू से एक्सप्लेन कर दीजिए सर, नेटवर्क इशू था इधर। सर ब्रीफ में कर दीजिए एक्सप्लेन। हाँ ये देखो, ये PS3 है, ये PF3 है। तो मैं ये कह रहा था कि हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से सोल्व नहीं करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से तभी सोल्व करना है जब लोन पेयर सेम हो, लोन पेयर सेम हो आपका, और लोन पेयर के साथ क्या चीज हो कि आपका जो है मल्टीपल बॉन्डिंग की एब्सेंस हो। जब मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं हो, लोन पेयर सेम हो, तो देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से एक्सप्लेन करते हो। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल कम होगा। जैसे H2S में H2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। NH3 NF3 में फ्लोरीन साइड एटम है तो साइड एटम वाले की ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम है। बट ये तभी लगाना है जब मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं हो। जैसे एग्जांपल हमने लिया, स्पेशल एग्जांपल PH3 एंड PF3। तो फास्फोरस और फ्लोरीन में अब देखो, देखने में तो ऐसे लग रहा है लोन पेयर सेम है और इधर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होना चाहिए था? PF3 का ज्यादा होना चाहिए था। बट यहां पर मल्टीपल बॉन्डिंग है। क्यों मल्टीपल बॉन्डिंग है? जब भी फॉस्फोरस आएगा तो उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा, सेंट्रल एटम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दे के लोन पेयर में बॉन्ड बना लेगा। तो इस टाइप से डबल बॉन्ड बन जाएंगे। और जहां पर भी मल्टीपल बॉन्डिंग आएगी वहां रिपल्सन ज्यादा होगा, मल्टीपल बॉन्डिंग में रिपल्सन ज्यादा होगा। इसलिए हमेशा जहां मल्टीपल बॉन्डिंग है तो फिर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, फिर आपने बॉन्ड एंगल वहीं ज्यादा बताना है जहां पर मल्टीपल बॉन्डिंग होगी। इसलिए हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट बॉन्ड एंगल ऑफ PF3 इज ग्रेटर देन PH3 ड्यू टू द मल्टीपल बॉन्डिंग। तो मल्टीपल बॉन्डिंग जहां आएगी वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक नहीं करना। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर साइज भी मैटर करता है, साइज भी रिपल्सन करता है। तो साइज वाले पॉइंट में क्या करोगे? अगर आपके पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, if sp3 hybridization है, then large atom और
मल्टीपल बॉन्डेड एटम और लोन पेयर are placed equatorial position. प्रीफरेबली प्रेफर करोगे आप इक्विटोरियल पोजीशन पे दोगे अगर लोन पेयर है, लार्ज एटम है, मल्टीपल बॉन्ड वाले एटम है, अगर आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे आपने लास्ट क्लास में sp3d हाइब्रिडाइजेशन वाले एग्जांपल देखे थे कुछ, तो यू नो कि आपने ये एग्जांपल देखा था एक सपोज मैंने आपको एग्जांपल दिया था PF2 या F3Cl2, मैंने बोला था इसका स्ट्रक्चर बनाओ, तो यहाँ फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा sp3d आएगा, लास्ट क्लास में भी देखा हमने। तो स्ट्रक्चर जो होनी चाहिए ये वाली स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तो फास्फोरस यहाँ होगा, बट यहाँ क्या होगा, लार्ज एटम, फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक नहीं करनी बेटा, इसमें लार्ज एटम चेक करने या मल्टीपल बॉन्ड चेक करने। तो ये देखो वही वाली बात आ गई, जहाँ मल्टीपल बॉन्डिंग या लार्ज एटम आ जाता है, साइज आ जाता है, तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैटर नहीं करती। तो आप जो ज्यादा रिपल्सन करने वाले मल्टीपल बॉन्ड है, लोन पेयर है, लार्ज एटम है, उसको आपने पहले प्रेफरेबली इक्विटोरियल पोजीशन पे रखना है। तो जैसे देखो क्लोरीन 2 है, तो पहले क्लोरीन को क्लियर करो, ये इक्विटोरियल पोजीशन है, ये रखो, यहाँ रखो या यहाँ रखो, कहीं भी रख दो, ये इक्विटोरियल पोजीशन। अब फ्लोरीन रखना स्टार्ट करो, ये आपकी क्लियर कट स्ट्रक्चर आ जाएगी। जैसे मैं कहूँ आपको एग्जांपल ले लेते हैं अपने, ये एग्जांपल ले लिया XeOF2। XeOF2 है, तो देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे आप इसका, तो हाइब्रिडाइजेशन लास्ट क्लास की तरह 8 + 2/2, तो 5 आ गया। वापस देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो जीनोन में एक ऑक्सीजन देना है, तो डबल बॉन्डेड वाला ऑक्सीजन रखना है एक, और 2 आपको फ्लोरीन रखने हैं सिंगल बॉन्ड वाले, तो 2 1 3, और इसका मतलब 2 लोन पेयर हो गए, टोटल सम 5 आना चाहिए। तो मैं कैसे रखूंगा, सबसे पहले जो लार्ज एटम है, मल्टीपल बॉन्डेड वाला ऑक्सीजन है, उसको इक्विटोरियल पोजीशन पे रखूंगा। उसके बाद बड़े एटम या लोन पेयर जो है उनको इक्विटोरियल पे रखूंगा, ये 2 लोन पेयर इक्विटोरियल पोजीशन पे आ गए। अब जो फ्लोरीन है वो रखूंगा, तो सही स्ट्रक्चर आपका ये निकल के आ जाएगा। इसमें जो रियल स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा लगेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, देन लार्ज एटम या मल्टीपल बॉन्डेड एटम या लोन पेयर प्लेस इक्विटोरियल पोजीशन प्रेफरेबली। और सिमिलरली अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो, तो फिर आप एक्सियल पोजीशन पे रखोगे। इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, अगर ये आ जाएगा, तब आपने वो सारी चीजें जो भी आपका लार्ज एटम है या मल्टीपल बॉन्डिंग है और लोन पेयर है आर एट एक्सियल पोजीशन, तब आप उसको एक्सियल पोजीशन में रखोगे। हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेगा, इससे रिपल्सन कम होते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कोई ऐसा केस आएगा तो आपने जो है एक्सियल पोजीशन पे रखना है। जैसे एग्जांपल मैं दे दूं आपको, सपोज XeF4 बनाना है मुझे, तो XeF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे आप, तो Xe का 8 + 4/2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका 6 ही आएगा, ये मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। अब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन तो आ गया, लेकिन फ्लोरीन तो 4 ही है, 4 आपके पास सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 लोन पेयर हो गए। तो आप लोन पेयर को पहले इक्विटोरियल पोजीशन पे नहीं रख करके यहाँ पर एक्सियल पोजीशन पे रखोगे, तो ये एक्सियल होती है। अब एक्सियल कोई भी ले सकते हो, ये एक्सिस लेते हो तो ये एक्सियल, ये एक्सिस लेते हो तो ये एक्सियल, ये एक्सिस लेते हो तो ये एक्सियल। आप इसमें किसी को भी, सबका एंगल सेम है, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री है, और आपस में ये 90 डिग्री पर है सारे, तो कहीं भी ले सकते हो। सपोज मैंने लोन पेयर यहाँ रख लिए, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, तो फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, तो आपका स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाएगा। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d है या sp3d2 है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जांपल हैं, जैसे आपको एग्जांपल ये वाला आ जाए कि भाई व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन,
ऑफ PCl5। अब क्वेश्चन सिर्फ इतना दे दिया, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5। अब देन PCl5 जो है अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे PCl5 एक होता है गैसियस, कोवलेंट गैसियस, तो वो तो गैस का मोलिक्यूल है, अकेला ही रहेगा PCl5। और एक होता है PCl5 सॉलिड। PCl5 सॉलिड जो होता है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। PCl5 गैसियस ये, और ये वाला जो है ये सॉलिड है, सॉलिड आयन की फॉर्म में, आयनिक कंपाउंड में एग्जिस्ट करेगा सॉलिड, और ये गैसियस है, सॉलिड आयनिक है और गैसियस कोवलेंट है। अब एग्जामिनर ने तो हमें ऐसे ही बोल दिया सिर्फ कि आप तो हाइब्रिडाइजेशन बताओ, PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो PCl5 क्लियर नहीं किया ना कि ये वाला है या ये वाला है, देन हम सारे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल बताएंगे। PCl5 होगा, देन वी गो विद sp3d हाइब्रिडाइजेशन, PCl4 होगा, देन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, PCl6 होगा, देन sp3d2। इट मींस अगर सॉलिड कंपाउंड आ जाता है, सॉलिड PCl5 आता है, तो आप दोनों यूनिट बताओगे, टेट्राहेड्रल यूनिट भी बताओगे और ऑक्टाहेड्रल यूनिट भी बताओगे। बट अगर गैसियस आता है देन आप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बताओगे, TBP बनाओगे। तो फास्फोरस मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है वो आप देखोगे, यहाँ पर 6 बन रहे हैं, देखो। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस जो आपकी आएगी वो 6 आएगी, कि मैक्सिमम फास्फोरस कितने बॉन्ड बना सकता है और किसके साथ बना सकता है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस विद क्लोरीन, नोट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ नहीं बनाता ऐसा, विद क्लोरीन इज 6, क्लोरीन के साथ 6 है। ब्रोमीन के साथ बनाएंगे तो ब्रोमीन जो बनता है PBr5 और PBr4 पॉजिटिव और Br नेगेटिव। तो ब्रोमीन के साथ आप देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d आएगा बेटा, और सिर्फ sp3d एंड sp3। यहां पर मैक्सिमम कोवेलेंसी ब्रोमीन के साथ चेंज हो जाएगी, मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम बॉन्ड, कोवेलेंसी का मतलब होता है बॉन्ड, 5 आएंगे यहाँ आए आपके 6, यहाँ आपका 5। ब्रोमीन के साथ ध्यान देना, क्लोरीन के साथ पूछे तो 6, ब्रोमीन के साथ पूछे तो 5, और हाइड्रोजन के साथ पूछेगा तो मैक्सिमम PH4 पॉजिटिव बनता है, तो 4 दोगे आप, बिकॉज फास्फोरस जो बनाता है PH4 पॉजिटिव I नेगेटिव बनाता है। तो H फास्फोरस के साथ देखो कोवेलेंसी फास्फोरस की हाइड्रोजन के साथ 4। तो ये डिपेंड करता है, अलग अलग कंपाउंड में डिपेंड करता है कि कितना कोवेलेंसी। जैसे नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी पूछेगा तो कंपाउंड याद कर लेना, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, बस इतना होगा कि आप अपना ध्यान कहां तक ले जा सकते हैं। जैसे मैंने पूछ लिया मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, देन क्या आंसर दोगे, कोई कंपाउंड सोचो जिसमें मैक्सिमम बॉन्ड बने हो। तो मैक्सिमम नाइट्रोजन के बॉन्ड तो 4 ही होते हैं, जैसे NH4 पॉजिटिव, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी आ गई, 4 आ गई हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन की 4 है। अगर वो कह देता मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, कोई कंपाउंड सोचो ऑक्सीजन का, तो कंपाउंड मैक्सिमम बॉन्ड H3O पॉजिटिव, 3 बॉन्ड ही बनाता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी दोगे 3, मैक्सिमम कोवेलेंसी 3 किसकी, ऑक्सीजन की, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। बट कोवेलेंसी ना पूछ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछेगा तो ये ध्यान रखना, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन ये मैक्सिमम पूछेगा तो आंसर 4 देना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब वाटर बनाता है तो 4 जगह से बनाता है, इधर से भी बनाएगा H से, अपने दोनों H यूज करेगा और अपने दोनों लोन पेयर यूज करेगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछेगा तो 1 2 3 4, ये एक्चुअल बॉन्ड नहीं है हाइड्रोजन बॉन्ड वाले। कोवेलेंसी का मतलब होता है एक्चुअल बॉन्ड, एक्चुअल बॉन्ड मतलब कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन 4, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 3। सर स्क्रीन पूरी नहीं आ रही है। स्क्रीन नहीं आ रहा है पूरा? यस सर, नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर, अब आ रही। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी जब पूछेगा आपकी नाइट्रोजन का 4, ऑक्सीजन का 3, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछेगा तो ऑक्सीजन की वापस 4, वाटर के अंदर 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस टाइप से आप ये वाली प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो ये हमारा होता है इनकी
बॉन्डिंग और शेप हाइब्रिडाइजेशन की। इसमें ये यहीं पर मैं बता देता हूं कि एक आप जो पढ़ते हो पी पाई और अभी एक वर्ड भी आया था, मैंने बोला था पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। ये क्या चीज होती है? देखो पी पाई एंड पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, बोरोन के ट्राई हेलाइड है। बोरोन काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा, हर दूसरे तीसरे साल पूछा जाता है। बोरोन ट्राई हेलाइड, बोरोन ट्राई हेलाइड में बोरोन के साथ हेलोजन होते हैं 3, जैसे BF3, BCl3, BBr3, BI3। तो इसमें क्या है कि सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, तो इनकी सबकी शेप जो होगी वो बिल्कुल एक जैसी होगी। तो सारों के सारों का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसलिए कोई लोन पेयर नहीं है, शेप रेगुलर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, सारे के सारे बेटा ट्राइगोनल प्लेनर हैं, तो बॉन्ड एंगल सबका सेम रहेगा। बॉन्ड एंगल किसी में छोटा बड़ा नहीं होगा, साइज देख के एंगल मत चेंज कर देना, साइज से एंगल चेंज नहीं होते। ट्राइंगल तो सारा ही है ना, तो ट्राइंगल के एंगल सेम रहते हैं, तो सबका बॉन्ड एंगल जो रहेगा 120 डिग्री रहेगा, किसी में कोई बॉन्ड एंगल नहीं आएगा, और सबका डायपोल मोमेंट 0 रहेगा, सबका डायपोल मोमेंट। इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, ध्यान रखना ये बात, इन सब के सब जितने भी बोरोन ट्राई हेलाइड हैं सबका बॉन्ड एंगल सेम 120 डिग्री, चाहे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अलग हैं तब भी सेम, बिकॉज लोन पेयर नहीं है किसी के पास। सबका हाइब्रिडाइजेशन sp2, सबका ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 होगा, सब कैंसिल कर देंगे क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अपने डायपोल मोमेंट को, तो डायपोल मोमेंट पूछेगा तो सबका बराबर बता देना। फिर डिफरेंस क्या आएगा इनके अंदर, सबके अंदर हम डिफरेंस देखते हैं, तो डिफरेंस जो आएगा वो आएगा लुईस एसिड कैरेक्टर का डिफरेंस होगा इनके अंदर। कैसे कि जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, जो फर्स्ट मेंबर है, जो आपका फर्स्ट मेंबर है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, तो इसमें देखो बोरोन भी सेकंड पीरियड का, मतलब इसका 2p ऑर्बिटल, और फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का 2p ऑर्बिटल, और बोरोन ट्राइफ्लोराइड में अगर आप देखोगे तो यू कैन सी बोरोन कंटेन द वैकेंट ऑर्बिटल 2p, और फ्लोरीन के पास लोन पेयर रखे हुए हैं, अभी जो बात की थी हमने, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है और बोरोन के पास लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा, इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, तो वापस देके बॉन्ड बना लेगा। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगी बोरोन ट्राइफ्लोराइड की, उसमें ईच BF बॉन्ड कंटेन डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, तो बोरोन की जो वैकेंसी थी वो खत्म कर दी फ्लोरीन ने, इसलिए बोरोन जो है इसके अब किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने का पावर नहीं है, वैकेंसी ऑफ p ऑर्बिटल मिनिमाइज। जब वैकेंसी ऑफ p ऑर्बिटल मिनिमाइज हो गया तो ये अब बोरोन जो है बेटा किसी और से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन पेयर देना जो होता है वो बेसिक कैरेक्टर होता है, और बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर लेना, बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन पेयर लेना जो होता है वो आपका बेसिक कैरेक्टर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टिंग पावर डिक्रीज होगी, इट मींस हम क्या कहेंगे कि बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होगी, बेसिक, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये, बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज। तो BF3 जो होगा वो लेस बेसिक होगा, जिसमें p पाई बॉन्डिंग बेस्ट होगी, तो p पाई बॉन्डिंग बेस्ट है। अब देखो क्लोरीन साइज बड़ा होता जाएगा, ब्रोमीन आयोडीन ये साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो ये बॉन्डिंग वीक पड़ती जाएगी, तो लेस बेसिक जो आएगा BF3 आएगा, बिकॉज ड्यू टू बेस्ट p पाई बॉन्डिंग। और BI3 जो इसमें होगा वो मोस्ट बेसिक होगा, मोस्ट बेसिक, क्यों? ड्यू टू पुअर p पाई बॉन्डिंग। तो आपकी प्रॉब्लम कैसे कैसे आएगी बेटा इसके अंदर, पहला तो प्रॉब्लम यही आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन p पाई बॉन्डिंग, देन यू कैन सी बोरोन ट्राइहेलाइड, और बोरोन ट्राइहेलाइड में बेस्ट किस में होगी, बोरोन और फ्लोरीन वाले में बेस्ट p पाई बॉन्डिंग होगी, और BI3 में सबसे पुअर होगी। तो जिसमें BF3 बॉन्डिंग बेस्ट हो जाएगी उसकी वैकेंसी खत्म हो जाएगी, वैकेंसी खत्म हो जाएगी तो बाहर से किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा वो,
तो उसका बेसिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, तो BF3 जो होगा वो लेस बेसिक है, तो इधर से इधर जाओगे आप तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, BF3 से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर BCl3 का, BCl3 से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर BBr3 का, BBr3 से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर BI3 का। आई विल अगेन से हेयर कि जब भी मल्टीपल बॉन्डिंग जैसे केस आ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कंसीडर नहीं करना, इसमें आप बच्चे ज्यादातर मिस्टेक करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से एक्सप्लेन करने लगते हैं। तो जहां जहां मल्टीपल बॉन्डिंग आ जाए बेटा वहां इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला फैक्टर यूज नहीं करना है, उसको आप मल्टीपल बॉन्डिंग से ही एक्सप्लेन करेंगे। तो ये पी पाई बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। इसी टाइप का एग्जाम्पल देखो एक पी पाई डी पाई का एग्जाम्पल भी है हमारे पास। पी पाई डी पाई का एग्जाम्पल क्या है, देखो पी पाई डी पाई, इसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास पी पाई डी पाई का एग्जाम्पल है वो है ट्राई सिलाइल एमीन। एक आपने नाम सुना होगा ट्राई मिथाइल एमीन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डी पाई बॉन्डिंग और पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग में फर्क होता है? हाँ, दोनों में फर्क ये है, अगर दोनों के पी ऑर्बिटल यूज हो दोनों एटम के तो पी पाई हो जाएगा, एक का पी और दूसरे का डी यूज हो जाएगा तो पी पाई डी पाई बोल देंगे। तो बस फर्क नहीं इतना सर, ही मैं है बोल कि रहा हूँ पी पाई डी पाई बॉन्डिंग और पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग एक ही बात है, वो एक ही बात है, वो तो बॉन्ड बैक होकर के बन रहा है तो सिमिलर थिंग है वो। ट्राई ओके सर। मिथाइल ट्राई मिथाइल एमीन और ट्राई सिलाइल एमीन, देखो ट्राई मिथाइल एमीन आपने पढ़ा होगा एक, तो मिथाइल एमीन क्या होता है, ट्राई मिथाइल एमीन नाइट्रोजन के ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं, CH3 CH3 एंड CH3। अब कार्बन के पास तो कोई वैकेंट ऑर्बिटल होता नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल, लेकिन अगर कार्बन की जगह सिलिकन यूज कर लूं, देखो थर्ड पीरियड का आ गया सिलिकन, तो थर्ड पीरियड वालों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो उसको बोलते हैं ट्राई सिलाइल एमीन। ट्राई सिलाइल एमीन का मतलब होता है अगर मैं SI कार्बन की जगह दूसरा मेंबर ले लूं, सिलिकन ले लूं, कार्बन की जगह सिलिकन ले लूंगा तो उसको हम ट्राई सिलाइल एमीन बोलेंगे। तो यहां पर क्या होगा बेटा कि अगर मैं इस ऐसे रख दिया मैंने SiH3 SiH3 एंड SiH3, तो यू कैन सी हेयर कि नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर एंड सिलिकन बिलोंग टू द थर्ड पीरियड एंड इट कंटेन वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये लोन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल जाके इस बॉन्ड बना लेगा, तो इस बॉन्ड में इसका पी ऑर्बिटल यूज हुआ, इसका डी हुआ, इसलिए पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हो गई है। तो एक्चुअल में जैसे ये लोन पेयर हट जाएगा तो इसकी शेप तो देखो पिरामिडल होगी, बिकॉज एक लोन पेयर है 3 बॉन्ड है पिरामिडल, और हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो 1 2 3 एंड लोन पेयर कंसिडर होगा sp3, बट यू कैन सी हेयर तो इसके अंदर क्या हुआ देखो आप ट्राइसिलाइल एमीन में, तो ये तो लोन पेयर ही हट गया, बॉन्डिंग में चला गया, लोन पेयर हट गया तो एक्चुअल में इसकी स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 बॉन्ड रह गए, तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी जाएगी अब SiH3 SiH3 SiH3, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, तो देखो सारा ही फर्क पड़ गया। अब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन यहां देखो 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। पाई जो ऑर्बिटल होते हैं कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ध्यान रखना ये बात, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में कंसिडर नहीं होता, सिर्फ सिग्मा काउंट होते हैं, तो sp2। दूसरी बात देखो जो लोन पेयर था वो भी खत्म हो गया, तो इसके पास तो लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर खत्म हो गया, तो इसका मतलब ये लेस बेसिक। और तीसरी बात देखोगे कि इसकी शेप पिरामिडल आ रही थी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन था और ये मोर बेसिक था, क्योंकि इसके पास लोन पेयर था जो किसी को वो डोनेट कर सकता था, लेकिन यहां पर लोन पेयर खत्म हो गया तो लेस बेसिक हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया, और शेप जो होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। इट मीन्स ये सारा क्यों आया, बिकॉज ये बॉन्ड आया, और इस बॉन्ड का नाम क्या है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग। तो ड्यू टू पी पाई डी पाई बॉन्डिंग सारी चीजें हमारे इसमें कुछ प्रॉपर्टी जो है एमीन के कंपैरिजन में चेंज हो गया। तो ये इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है, ट्राई मिथाइल एमीन या ट्राई सिलाइल एमीन। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट जो कंसीडर होता है वो हमारा होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट का होता है पोलैरिटी इन मोलिक्यूल, पोलैरिटी इन मोलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट
पोलैरिटी इन मॉलिक्यूल। डायपोल मोमेंट या पोलैरिटी आप कंसिडर कैसे करते हो, देखो सपोज ए और बी दो के बीच एक कोई बॉन्ड बना हुआ है और बी सपोज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो इस तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के जाएंगे, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है किसी बॉन्ड के अंदर, इसी को हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इसको हम म्यू से लिखते हैं, म्यू इज इक्वल टू किसी भी साइड का चार्ज ले लो, वो तो बराबर ही आना, चाहे पॉजिटिव चार्ज लो या नेगेटिव चार्ज लो, तो क्यू डी। वैसे कोस थीटा भी होता है, एंगल लगाओगे तो कोस थीटा, जैसे वेक्टर में करते हो आप, तो क्यू डी कोस थीटा से आपने एक्सप्लेन करना है। और इसमें देखो क्यू जो है वो चार्ज है और डी जो है वो डिस्टेंस है। डी का मतलब है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यूनिट अगर मुझे चाहिए म्यू का, यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, तो क्यू चार्ज होता है कूलम, डी डिस्टेंस है जैसे कूलम मीटर। यहाँ क्या दे सकते हो, छोटा यूनिट करना है तो कूलम का छोटा ईएसयू यूनिट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, मीटर का छोटा सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर, ईएसयू सेंटीमीटर, या आजकल हम इसको बोल देते हैं डिबाई। इसका जो यूनिट है वो है आपका डिबाई, इस यूनिट को आप डिबाई यानी कि डी से मेजर करते हो आप। और 1 डिबाई इज इक्वल टू जो होता है वो 10⁻⁻18, ये आ जाएगा 10 ESU सेंटीमीटर हो जाता है। 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। इतने इसके अंदर ESU और सेंटीमीटर होते हैं आपके। तो कूलम मीटर, ESU सेंटीमीटर या डिबाई बोल सकते हो आप, और उनका कन्वर्जन भी कर सकते हो डायपोल मोमेंट निकालने के लिए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपको कूलम का पता होगा कि जैसे कूलम है, जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होगा आपको कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और ESU में करते हैं तो कितना होता है, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो इसका मतलब एक कूलम और ESU का रिलेशन निकाल सकते हो। तो 1 कूलम कितना आ जाएगा, 1 कूलम इसको निकाल दो 16.3 इंटू 10⁻9 ESU। अगर आपको कैलकुलेशन भी बनाना है तो बना सकते हो। 1 कूलम में इतना ESU होता है। और सेंटीमीटर मीटर का तो पता ही है आपको, कितने मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है। सपोज मैं आपको बोल देता हूं कि 1 डिबाई में 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर होते हैं, तो इसको अगर SI यूनिट तो कूलम वाला है, SI यूनिट में वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी, देखो 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻⁻18, 1 ESU कितने के बराबर है, देखो 1 ESU कितना कूलम, 1/3 इंटू 10⁻9 कूलम। फिर इंटू सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻⁻2 मीटर। टोटल सोल्व करो, 1 डिबाई कितना आ गया, देखो 10⁻⁻18 और 220, ये 29 हो गया। 1/3 इंटू 10⁻20 माइनस का 29 कूलम मीटर। इसको अगर आगे ले जाते हैं 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड इज इक्वल टू 3.3 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर आ गया। तो ऐसी प्रॉब्लम आपके आ सकती है एग्जाम में कि एक डिबाई में कितने कूलम मीटर होते हैं, एक डिबाई में कितने ESU सेंटीमीटर होते हैं, तो ये चीज आ सकती है। तो क्या हुआ, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या बोलोगे आप, आता है क्वेश्चन काफी बार, कूलम मीटर या ESU सेंटीमीटर या डिबाई, ये पूछा जाता है डिबाई। SI पूछे तो डिबाई नहीं देना, कूलम मीटर देना है। 1 डिबाई में इतने ESU सेंटीमीटर होते हैं और इतने जो है कूलम मीटर होते हैं, तो 1 डिबाई इज इक्वल टू। अब इसका यूज क्या करोगे आप, डायपोल मोमेंट में आपकी प्रॉब्लम आएगी तो यूज आप इससे क्या कर सकते हो, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हो। यूज इन कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। आप परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालोगे, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय म्यू थियोरेटिकल इनटू 100। और म्यू थियोरेटिकल क्या होगा, जो अभी ऊपर फार्मूला पड़ा है, हमेशा किससे निकालोगे, Q
और ये 100% पोलर लेके निकालोगे, 100% पोलर मतलब एक बॉन्ड का पूरा इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर होगा, तो Q इंटू डी होता है, तो Q जो रख लो वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दो, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और डी जितना दे रखा होगा उतना रख देना। मतलब आपको जब भी फार्मूला यूज करना हो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का, देन यू लर्न दिस फार्मूला म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इंटू डिस्टेंस डी इंटू 100। सपोज मैं आपको ये प्रॉब्लम देता हूं आपको, इफ AB bond has 0.24 dBi dipole moment, then calculate percentage of covalent character, परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। तो हमें तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर आता है, वो पहले निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU एंड डी। अच्छा, डी हमें गिवन होना चाहिए, ए बी हैज 0.24 डायपोल मोमेंट एंड 1 एंगस्ट्रॉम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। डिस्टेंस भी देना पड़ेगा हमें, तभी तो बनेगा प्रॉब्लम। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये हमारे पास फार्मूला है, म्यू एक्सपेरिमेंटल 4.8 10⁻10 ESU इंटू डी इंटू 100। देन व्हाट टू डू, यू आर सपोज टू पुट योर वैल्यूज। म्यू एक्सपेरिमेंटल जो गिवन होता है हमेशा एक्सपेरिमेंटल डायपोल मोमेंट होता है 0.24 dBi, क्लियर। और इधर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4.8 10⁻⁻10 ESU, और डिस्टेंस दिया हुआ है 1 एंगस्ट्रोम, तो इसको सेंटीमीटर में कर लेते हैं, 1 एंगस्ट्रोम में 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा, इंटू 100 आ गया। अब ये हमारे पास आ गया 0.24 dBi डिवाइडेड बाई देखो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 और -8 मतलब -18 ESU सेंटीमीटर। एज आई टोल्ड यू 10⁻⁻8 -18 ESU जो सेंटीमीटर है, इसका मतलब 1 dBi होता है, तो ये 1 dBi हो गया। तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 0.24 dBi, नीचे आ गया 4.8 dBi इंटू 100। अब आप सोल्व कर लो, तो ये दोनों पॉइंट तो आपके 0 इससे कैंसिल हो गए, और ये वाला जो हो गया 10 ऊपर चला गया, है ना, 24 2 आ गया, और ये कैंसिल हो गया 5, तो इट मीन्स 5% आयनिक कैरेक्टर आ गया, 5% आयनिक कैरेक्टर। तो हमें कोवलेंट बताना था, तो 95% कोवलेंट हो गया। क्लियर बेटा? कि एक हल्का फुल्का सा न्यूमेरिकल भी इस पे बन सकता है, जैसा अभी हमने किया कि आपको अगर परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने हो देन यू कैन गो इन दिस वे। ए बी इतना डायपोल मोमेंट गिवन होगा, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस गिवन होगी, ये फार्मूला यूज करना है म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाई इतना। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं इस न्यूमेरिकल में? सुन रहे हो बेटा, मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। यस सर। अब देखो दूसरे टाइप के आपके प्रॉब्लम क्या आएंगे डायपोल मोमेंट वाले पे, कि मॉलिक्यूल देख के बताना होगा कि वो मॉलिक्यूल पोलर है या नहीं। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पोलर एंड नॉन पोलर में क्या रखना है बेटा आपको ध्यान, एक्चुअली ये कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स से निकालना है, फिर भी मैं आपको कुछ इजी ट्राई करता हूं ट्रिक देने की। जब कभी भी आप देख लो, इफ सेंट्रल एटम डज नॉट कंटेन लोन पेयर, डज नॉट कंटेन लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर ना हो, एंड
अटैच्ड विद सिमिलर या आइडेंटिकल, अटैच्ड विद आइडेंटिकल साइड एटम। अगर आपके सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है और अटैच्ड एटम जितने भी है साइड वाले वो आइडेंटिकल हैं, देन हमेशा म्यू जो टोटल होगा वो 0 होगा और मोलिक्यूल जो होगा वो नॉन पोलर होगा। कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं है आप, मोलिक्यूल ऑलवेज नॉन पोलर होगा, डायपोल मोमेंट उसका नहीं आएगा। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताए थे बोरोन ट्राईहेलाइड, एज एग्जांपल कोई सा भी बोरोन ट्राईहेलाइड, बोरोन ट्राईहेलाइड, तो बोरोन ट्राईहेलाइड का डायपोल मोमेंट देखना है, इवन बॉन्ड में मोमेंट जरूर होगा। जैसे BF3 ले लो, BI3 ले लो, कोई सा भी ले लो, BF3 ले लिया मैंने, तो सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, तीनों के तीनों साइड एटम सेम है, तो डायपोल मोमेंट ऑलवेज 0 आएगा। क्यों? जैसे देखो बॉन्ड में तो मोमेंट है, B और F बॉन्ड के अंदर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इधर बॉन्ड मोमेंट जा रहा है, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो भी तो इतना ही आएगा जितना ये जा रहा है। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल हमेशा 0 आएगा। तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है, इफ सेंट्रल एटम डज नॉट कंटेन लोन पेयर अटैच्ड विद आइडेंटिकल साइड एटम, देन आपका ये हमेशा मोलिक्यूल जो रहेगा वो नॉन पोलर रहेगा। कोई सा भी, जैसे CCl4 है तो आप बोलोगे ये नॉन पोलर है, बिकॉज सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, चाहे CH4 है, चाहे CH4 है चाहे CCl4 है, दोनों का डायपोल मोमेंट 0, बिकॉज सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं और साइड एटम सेम हो जाएंगे। हाँ, एक चीज और देख सकते हो कि जिसमें आपको सिमेट्री दिखाई दे रही हो उसमें भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अदर एग्जांपल देखो, सिमेट्री कैसे, जैसे मैं कह दूं कि ये बना दिया मैंने बेंजीन, मैं आपसे पूछ लूं कि भाई बेंजीन का डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो बेंजीन में देखो हर किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये पूरा फ्लैट मोलिक्यूल है, चारों तरफ सिमेट्री आ रही है, तो इसका मतलब इसका डायपोल मोमेंट 0 आ गया। जैसे मैं बोल दूं डाइक्लोरोबेंजीन Cl और उसका पैराफॉर्म ले लें, तो पैराफॉर्म बिल्कुल कैंसिल आउट कर देगा बेटा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, लेकिन इसके लिए बेंजीन रिंग होना चाहिए। अगर बेंजीन रिंग नहीं होगा, जैसे सपोज मैं ये दे दूं, तब नहीं होगा ये, अब दे दिया मैंने, अब डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि अंदर बेंजीन रिंग नहीं है, फ्लैट नहीं है, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हमें दिख रहा है, ऐसा एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं, ये तो मोलिक्यूल ऊपर उठा हुआ है और नीचे गया हुआ है, इधर H भी लगा होगा, इधर भी ये कहीं जा रहा होगा Cl और H लगा होगा, तो जब sp3 पर चाहे 180 डिग्री पर हो लेकिन sp3 हो तो कैंसिल नहीं होगा, यहां कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे देन कैंसिल हो जाएगा। sp2 का मतलब एक लाइन में आगे और sp3 का मतलब एक लाइन में नहीं है, 180 डिग्री पे नहीं है, जब 180 डिग्री पे ही नहीं होंगे तो कैंसिल आउट कैसे होंगे? तो ये भी चीज ध्यान रखनी है कि अंदर बेंजीन रिंग होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मैं देखो ऐसे एग्जांपल ले लूं, एक ले लेते हैं क्लोरो बेंजीन और 3 आइसोमर इसके ले लेते हैं ऑर्थो मेटा पैरा, एक तो क्लोरो ही है, दूसरा मैंने Cl कह दिया, ऑर्थो पर हो सकता है, मेटा पर हो सकता है, पैरा पर हो सकता है। तो देखो दोनों क्लोरीन का डायरेक्शन जो है डायपोल मोमेंट का सेम है, तो ऐसे केसेस में हमेशा ऑर्थो सबसे ज्यादा, फिर मेटा और पैरा सबसे कम, तो इसमें जो होगा आपका पैरा सबसे कम 0 वाला आएगा, उससे ज्यादा मेटा और ये वाला क्लोरोबेंजीन, जो क्लोरोबेंजीन है ये सेम होगा, क्योंकि ये भी जितना आएगा उतना उसका 120 डिग्री पर मेटा होते हैं, तो उन दोनों का बैलेंस उतना ही आ जाएगा। तो मेटा और फर्स्ट इन दोनों का डायपोल मोमेंट सेम और सबसे ज्यादा ऑर्थो का होगा, तो इधर जाओगे तो डायपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। तो सबसे कम पैरा का, फिर मेटा और 1 क्लोरो का सेम, फिर सबसे ज्यादा ऑर्थो का। लेकिन अगर ये डायरेक्शन दोनों की उल्टी हो जाए, जैसे मैं ऐसे बोल दूं कि एक डायरेक्शन ये कह देता हूं Cl और दूसरा मैं कह देता हूं CH3, तो देखो क्लोरीन तो इधर ला रहा है डायपोल मोमेंट, तो वेक्टर हो गया ना, वेक्टर वाला कैलकुलेशन लगेगा, और CH3 सिंगल बॉन्ड से अंदर डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो इधर आएगा डायपोल मोमेंट, तो दोनों डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, तो ऑर्थो मेटा पैरा में अपोजिट आंसर दे दोगे, मतलब अब की बार उल्टा कर दोगे, पैरा सबसे ज्यादा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो, क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ जाएगा इसलिए चेंज हो जाएगा आपको।
तो डायपोल मोमेंट आप देखते टाइम पूरा ध्यान रखना है। इवन देखो ये वाला मॉलिक्यूल दे दिया मैंने, बहुत एग्जांपल है, कितने मर्जी एग्जांपल कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल दे दिया मैंने, दे दिया OH, मैंने पूछ दिया इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा। मैंने आप लोगों से इसका डायपोल मोमेंट पूछ लिया, भाई कितना होगा इसका डायपोल मोमेंट। तो बच्चे क्या है कि बस इतना सा देख के डायरेक्ट आंसर लगा देते हैं कि सर OH जो है 180 डिग्री पर है, ये इसलिए कैंसिल कर देंगे। लेकिन बेटा ये कैंसिल नहीं होगा, इसको जरा ओपन करके देखो। आप ओपन करोगे तो ऐसे आएगा ना, ये आपने यहां तक तो देख लिया हो, लेकिन O के साथ जो H है वो तो इस तरह से जाएगा, बेंट मॉलिक्यूल होता है वो। तो इधर भी O है तो आगे पूरा ओपन करके देखो H इधर जाएगा। तो यहां तक तो कैंसिल आउट हो रहा है बिकॉज ये 180 डिग्री पर है, लेकिन ये वाले एंगल तो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं करना, मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो सिर्फ ऐसा भी नहीं है कि बेंजीन पर 180 डिग्री लगा हुआ देख लिया तो हम कुछ उसको पूरा कह दें कि वो भाई नॉन पोलर है। तो आप एक एक एंगल को ओपन करके देखेंगे कि वो है या नहीं है। तो बेंजीन हो, एक ही एटम हो तब ठीक है, लेकिन 2 एटम हो तो ओपन करके देखो। और बेंजीन रिंग नहीं है तो डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, उसका कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट आएगा। दूसरा एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि हम ये सिस ट्रांस वाला जो केस करते हैं, हमें ऐसे लगता है कि भाई एक सिस एल्कीन है, जैसे सिस ब्यूटीन है, तो एक सिस एल्कीन और एक ट्रांस एल्कीन। हमसे पूछा जाए कौन सा मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 होगा, तो हम क्या कर देते हैं, म्यू इज इक्वल टू 0, बट नॉट ऑलवेज। ध्यान रखना, ये ट्रांस ऐसा नहीं है कि कोई सी भी एल्कीन आ जाए तो हम 0 कर दें, नॉट ऑलवेज। क्या होगा, डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूल, डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूल। क्योंकि बच्चे सीधा ही रट्टा लगा देते हैं कि सर ट्रांस एल्कीन होगी तो डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे दोनों। लेकिन कैंसिल होंगे किससे, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे देखो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि मैंने ये लिख दिया एल्कीन CH3 HH, ठीक है। अब मैंने ये रख दिया, तो आप देखो ये बाहर वाला सिंगल बॉन्ड कार्बन है, अंदर वाला डबल बॉन्ड है, तो इसका वेक्टर इधर लगेगा सेंटर एटम की तरफ। और इधर कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, कार्बन की ज्यादा है हाइड्रोजन से, तो ये इधर लगेगा। लेकिन ये दोनों 180 डिग्री पर तो आ गए, लेकिन ये CH3 ग्रुप है और ये H ग्रुप है, तो इसका μ1 हो गया तो ये μ2 हो गया, तो टोटल कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को, इसलिए म्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो सिस एल्कीन है इसका मतलब हमारे पास नॉन पोलर आ गई। क्लियर। अब मैं ट्रांस एल्कीन का एग्जांपल लेता हूं, इसी एग्जांपल को ट्रांस लिख देता हूं। तो बेटा ट्रांस लिखूंगा तो ऐसे लिखेंगे ना, CH3H। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, CH3H है तो जितना डायपोल मोमेंट इधर सपोज म्यू है, तो CH3 से C ये भी डबल बॉन्ड की तरफ ले जाएगा तो ये भी म्यू होगा, और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर रही है 180 डिग्री पर, ऐसे ये भी कैंसिल कर देंगे। तो डायपोल मोमेंट ओवरऑल कितना आ गया, 0। मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया, ये मॉलिक्यूल, ये क्या लिखा मैंने, म्यू नॉट 0 मतलब पोलर मॉलिक्यूल, और म्यू 0 मतलब पोलरिटी नहीं है, नॉन पोलर हो गया। तो ट्रांस एल्कीन म्यू 0 आ गया, लेकिन मैंने क्या लिखा था, म्यू 0 जितनी भी ट्रांस है सारी नहीं होंगी इस टाइप की। सपोज मैं ये रख देता हूं, अब देखो ध्यान से देखना जरूरी है, मैंने ये मॉलिक्यूल रख दिया और यहां पर C2H5 रख दिया। अब यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज आल्सो ए ट्रांस एल्कीन, दिस इज आल्सो ए example of trans alkene, but you can see here CH3 group, but it is not CH3 group, it is the C2H5 group. Even alkene is the trans, this alkene is also trans, but in this trans both group are similar, CH3 and CH3, and here you can see this is the CH3 group but this is the C2H5 group. So if its dipole moment is equal to μ1, then it is not μ1, the group is different, so value is different than μ2, and μ1 μ2 नॉट इक्वल टू, कैंसिल आउट पूरा नहीं हो पाएगा, नॉट इक्वल टू है, इसलिए इवन ये ट्रांस एल्कीन है बट इसका म्यू 0 नहीं आएगा बेटा, ये पोलर आएगा। तो इसलिए मैंने बोला था आपको कि ऐसा नहीं है कि जितनी भी ट्रांस एल्कीन है सारी जो होती हैं वो नॉन पोलर होती हैं। तो ट्रांस एल्कीन नॉन पोलर भी हो सकती है, पोलर भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है। क्लियर। देख के मॉलिक्यूल निकाल लोगे बेटा। ये कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट याद करने हैं, ट्रिक से याद कर लेते हैं। एक बेटा आपसे ये पूछा जाता है
CH3Cl, या ऐसे कर देते CCl4, चलो लिख दिया तो यही कर लेते हैं, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4, इनके डायपोल मोमेंट पूछेगा। तो जितने आपका हैलोजन का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, नंबर ऑफ क्लोरीन जितना ज्यादा होता जाएगा उतना डायपोल मोमेंट कम होता जाएगा, क्योंकि यहां जाके जीरो हो जाएगा। ध्यान रखना, ये बात जरूरी है, याद रखना। जितना तो मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा आएगा। जितने क्लोरीन या जितने हैलोजन एटम इंक्रीज होते जाएंगे तो कैंसिलेशन आपस में बढ़ता चला जाएगा, देन डायपोल मोमेंट डिक्रीज होता चला जाएगा। एक आपसे ये पूछा जाता है, एक आपसे ये पूछा जाता है, ये ज्यादा पूछा जाता है जो अभी लिख रहा हूं मैं। CH3 फ्लोरीन, CH3Cl, CH3Br और CH3I। इसमें क्या है कि वैसे तो देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो सबसे ज्यादा है फ्लोरीन का है, तो डायपोल मोमेंट इसका ज्यादा होना चाहिए था, बट इसका होता नहीं है बेटा, इसका होता नहीं है। और इसकी जगह ये आ जाती है, काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो CH3F का डायपोल मोमेंट CH3Cl से कम हो जाता है, तो CH3Cl का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, फिर CH3F का, देन CH3Br, और सबसे कम जो आएगा वो CH3I। इसका रीजन क्या होता है कि एक्चुअल में डायपोल मोमेंट सिर्फ चार्ज से नहीं बनता, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नहीं बनता, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। और इसका इवन फ्लोरीन का क्यू तो ज्यादा है लेकिन डी डिस्टेंस छोटा है, क्लोरीन का भी क्यू काफी है, 3 तक होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन साइज भी बड़ा हो जाता है, तो इसका जो म्यू होता है, क्यू डी होता है, इसका क्यू डी वो मोर होता है देन इसके क्यू डी से। ये रीजन होता है कि मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट अगर आपका आएगा तो मिथाइल क्लोराइड का डायपोल मोमेंट आपने सबसे ज्यादा देना है और सबसे कम देना है CH3 जो आई है, आयोडाइड। क्लियर बेटा, कर लोगे डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन। डायपोल मोमेंट के या तो पहला मैंने क्वेश्चन दिया आपको न्यूमेरिकल आ सकता है, दूसरा कोई मॉलिक्यूल दिया होगा, उसमें से आपको देखना होगा कि डायपोल मोमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर डायपोल मोमेंट ओवरऑल 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल जो है नॉन पोलर है। और पोलर, ध्यान देना, पोलर नोट प्लेनर, प्लेनर इज द डिफरेंट थिंग, पोलर इज द डिफरेंट थिंग। अगर म्यू उसका नॉन जीरो आ रहा है तो इसका मतलब वो पोलर है। एक एग्जांपल ये भी पूछ लेते हैं कई बार, NF3, एक एग्जांपल देखो, NH3 पोलर है, NH3 पोलर, while NF3 is almost नॉन पोलर। उसका रीजन ये है कि जब आप NH3 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो NH3 का बेटा स्ट्रक्चर बनाओगे तो N H H H आ गया और यहां पर लोन पेयर आ गया आपका। और लोन पेयर का हमेशा जो लोन पेयर मोमेंट होगा, लोन पेयर के अपोजिट साइड बनाना है, क्योंकि बॉन्ड हमेशा दूसरे के साथ बनाएगा वो। लेकिन इधर देखोगे हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, इन तीनों का जो होगा वो इस साइड में होगा, तो सबकी डायरेक्शन सेम जा रही है, तो ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल है अमोनिया, हाईली पोलर, और म्यू इसका नॉट इक्वल टू 0। बट अगर NF3 की बात करो आप, देन देखो यू कैन सी इन NF3 F F F NF3 में दिस इज द लोन पेयर एंड मोमेंट ऑफ लोन पेयर इज अपोजिट टू द लोन पेयर। इसका इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है और नाइट्रोजन से फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इन सब का जो आएगा वो अपोजिट साइड में आएगा। और पता ये चला है कि अप्रोक्सीमेट प्रैक्टिकली जो है ये μ1 आया है, ये μ2 आया, अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाते हैं, μ1 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू μ2 हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेट इक्वल, ऐसे लिख दो μ1 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू μ2, तो अप्रोक्सीमेट कैंसिलेशन हो जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अप्रोक्सीमेट 0। अब ध्यान रखना पूरी तरह से 0 नहीं है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर है, लोन पोलर है, ऑलमोस्ट नॉन पोलर, तो अप्रोक्सीमेट 0 है, तो NF3 में कैंसिल आउट हो जाता है लोन पेयर मोमेंट जो है, ये लोन पेयर का मोमेंट और ये आपका बॉन्ड पेयर का मोमेंट। तो बॉन्ड पेयर के मोमेंट लोन पेयर से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपका डायपोल मोमेंट से रिलेटेड पूछा जाता है।
तो ये जो है आपका इस शेप, और शेप से मॉलिक्यूल जब निकाल लेते हो तो शेप से आप फिर डाइपोल मोमेंट निकालना देखते हो कि भाई शेप जब बन जाती है तो हम डाइपोल कैसे निकालते हैं। एक आपका इसके रिगार्डिंग जो दे रखा है वो दे रखी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मैं यहां पर आपको इस थ्योरी को इस तरीके से पढ़ाऊंगा, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन। आपको बॉन्ड ऑर्डर बताने होते हैं किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है और किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन अगर हमारे पास डाई एटॉमिक स्पीसीज है, डाई एटॉमिक स्पीसीज, जब भी आपके पास डाई एटॉमिक स्पीसीज आ जाए देन आप करना फ्रॉम एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। डाई एटॉमिक स्पीसीज आ जाए तो बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकालना है। जैसे सीओ है तो सीओ का अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो एमओटी से निकालेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अभी सिखाऊंगा वो मैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर आपके पास पॉली एटॉमिक स्पीसीज है, पॉली एटॉमिक स्पीसीज, जब भी आपके पास पॉली एटॉमिक स्पीसीज आ जाएगी तो आप जो निकालोगे फ्रॉम रेजोनेंस, तब आप बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन जो निकालोगे बेटा वो रेजोनेंस से निकालोगे। काफी फिर इंपॉर्टेंट पार्ट, एक प्रॉब्लम पक्का यहां से आता है। जैसे मैंने बोला था आपको कि इस चैप्टर से 5 2 6 7 जितना मर्जी प्रॉब्लम आ सकता है, एटलीस्ट 3 4 तो आएगा ही। तो पॉली एटॉमिक स्पीसीज है तो पॉली एटॉमिक स्पीसीज में फिर हम निकालते हैं रेजोनेंस से। जैसे मैंने कह दिया, इधर तो कह दिया सीओ और यहां मैंने कह दिया आपको कार्बोनेट आयन। अब देखो पॉली एटॉमिक 2 से ज्यादा एटम है, तो अब जो मैं निकालूंगा बॉन्ड ऑर्डर इसका वो रेजोनेंस से निकालूंगा। तो 1 बाय 1 दोनों चीजें देखते हैं हम। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपने बेटा क्या करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने मॉलिक्यूल बनाने हैं और मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल बनाने हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो उनका ऑर्डर सबसे पहले आपको याद करना है। देखो अप टू नाइट्रोजन, और ये आफ्टर नाइट्रोजन। आफ्टर नाइट्रोजन मतलब क्या क्या रह जाएंगे आपके, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, इनके लिए। तो दोनों के लिए हम अलग अलग ऑर्डर बनाते हैं। वो ऑर्डर सबसे पहले आपको याद करना है। वो ऑर्डर क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का ये ऑर्डर याद करना है। देखो सबसे कम एनर्जी अप टू नाइट्रोजन होगी सिग्मा 1s, उससे ज्यादा एनर्जी जो आएगी वो आएगी सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगी सिग्मा 2s। ऐसे याद करना है, ये ऑर्डर याद करना है। तो सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर आ जाएगा आपका यहां पर पाई 2px और पाई 2py, इन दोनों की एनर्जी बराबर रखनी है, पाई 2px पाई 2py। फिर आपका आएगा सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। सबसे ज्यादा एनर्जी रखनी है सिग्मा स्टार 2pz की। तो ये ऑर्डर याद करना बेटा, नाइट्रोजन तक के लिए ये ऑर्डर याद करना है। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा 2p सिग्मा स्टार 2pz। नाइट्रोजन तक ये, नाइट्रोजन से आगे इन तीनों के लिए जो आपने करना है वो करना है जो ये सिग्मा 2pz है, मतलब यहां पर लगातार आपको 4 सिग्मा दिखाई देंगे। Here you can see 4 सिग्मा, बट इन केस ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन ये सिग्मा आपका यहां आ जाएगा क्योंकि साइज बड़े हो जाते हैं O2 मोलिक्यूल के, नॉट एटम। एटम में तो साइज कम होते हैं, इधर जाते हो, मोलिक्यूल में बड़े हो जाते हैं तो रिपल्सन नहीं हो पाता, तो वापस सिग्मा अपनी जगह आ जाता है। तो यहां क्या करोगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz। अब फिर आ जाओगे पाई 2px
पाई 2py, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सबसे ऊपर सिग्मा स्टार 2pz। तो अब आप ये ऑर्डर करोगे तो ये ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखते हो। सपोज आपको सबसे पहले देखो, मैं कहता हूं कि आपको मान लो बनाना है C2 मॉलिक्यूल। आपको पता करना है कि C2 मॉलिक्यूल बनेगा या नहीं बनेगा, तो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे। बॉन्ड ऑर्डर निकाल कैसे सकते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाई 2। यहां पर NB क्या लिख रहा हूं मैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और B मतलब बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मतलब जिस पर स्टार नहीं लगाया हुआ मैंने, और Na का मतलब है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, मतलब स्टार वाले जहां हमने स्टार लगाया हुआ है मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो आप सपोज ये किसी का बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब कितने बॉन्ड बनेंगे दो एटम के बीच में। तो अगर कोई बॉन्ड बनेगा तभी तो उसकी वैल्यू आएगी। अगर एक आया, आधा आया तो हम कहेंगे हाफ बॉन्ड है, 1 आया तो 1 बॉन्ड है, 0 आएगा तो हम कहेंगे दो एटम के बीच बॉन्ड बनेगा ही नहीं। सपोज हमें C2 मॉलिक्यूल को चेक करना है बेटा, तो C2 मॉलिक्यूल को चेक करना है तो कैसे चेक करोगे? देखो आप, सपोज C2 मॉलिक्यूल बनाना है आपने, तो C2 मॉलिक्यूल बनाओ आप। कैसे? C2 मॉलिक्यूल, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 + 6 टोटल इलेक्ट्रॉन आगे 12। अब 12 इलेक्ट्रॉनों को फिल करो। देखो सबसे पहले आएगा सिग्मा 1s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s। क्योंकि ये आप नाइट्रोजन से पहले वाला कार्बन है तो फिर आएंगे पाई 2px और पाई 2py। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे? देखो टोटल 12 करने हैं, 2 2 4 6 8। अब दोनों की एनर्जी बराबर है, हुंड्स रूल फॉलो करके करो। 9 10 11 12, ये देखो 12 आ गए। अब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 12 इलेक्ट्रॉन आगे देखो, ये सिग्मा 1s2 है और सिग्मा स्टार 1s2 है, तो कैंसिल कर दो। सिग्मा 2s ये भी कैंसिल कर दो। अब यहां से सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो ऊपर वालों से आप। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो बॉन्डिंग ही है दोनों, तो 1 2 3 4 माइनस नॉन बॉन्डिंग में 0 बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि कार्बन कार्बन के बीच दो बॉन्ड हैं, C2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। हमारे प्लेनेट पे नहीं है C2 मॉलिक्यूल, O2 है, N2 है, लेकिन किसी ना किसी प्लेनेट पे एग्जिस्ट जरूर कर सकता है C2 मॉलिक्यूल। तो C2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। कोई भी देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो आप बोलोगे 2 आया है और ये स्पीसीज है डायामैग्नेटिक। ये स्पीसीज आपकी सारे इलेक्ट्रॉन पेड हैं, इट मीन स्पीसीज इज डायामैग्नेटिक। थर्ड वन देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस मॉलिक्यूल में देखो ये भी दोनों इलेक्ट्रॉन पाई में है, ये भी दोनों पाई, इसका मतलब इसमें दोनों बॉन्ड पाई हैं, सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं। तो ये एमओटी थ्योरी का एक वेटेज है कि एमओटी थ्योरी कहती है कि विदाउट सिग्मा बॉन्ड के भी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं। वीबीटी क्या कहती है कि पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा फिर बाकी पाई बनेंगे, लेकिन ये कहता है कि C2 मॉलिक्यूल ओनली कंटेन, ये प्रॉब्लम पूछा जाता है, ओनली कंटेन 2 पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं इसके पास, मतलब विदाउट सिग्मा बॉन्ड भी पाई बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओनली कंटेन 2 पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई ऑर्बिटल के अंदर है इलेक्ट्रॉन, नो सिग्मा बॉन्ड। तो C2 मॉलिक्यूल काफी इंपोर्टेंट मॉलिक्यूल है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ये डायमैग्नेटिक स्पीसीज है, इसके पास कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, सिर्फ इसके पास कौन से बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर बेटा? किसी को कोई डाउट? काफी इंपोर्टेंट चीजें जा रही हैं ये, तो ध्यान रखना, एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना है। तो इसके पास सिर्फ पाई बॉन्ड होते हैं। सपोज अब मैं आपको ये कह देता हूं कि मुझे बनाना है N2 मॉलिक्यूल, N2, तो N2 में देखो सबसे पहले सिग्मा 1s आएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s आएगा, फिर सिग्मा 2s आएगा, फिर सिग्मा स्टार 2s आएगा। आप ये छोड़ भी सकते हो 8 तक, क्योंकि कैंसिल आउट होते हैं ये तो। फिर उसके बाद पाई 2px और पाई 2py आएगा। उसके बाद सिग्मा आ जाएगा आपका 2pz, उसके बाद फिर पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py,
और सबसे ये फिर एनर्जी बराबर सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz की। अब मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, सपोज मुझे बनाना है N2, तो N2 बनाना है तो नाइट्रोजन देखो N2 मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो 14 है तो 2 4 6 8 9 10, वापस फिर 11 12 फिर 2 14, यहां तक 14 आ गए। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इसका, तो बॉन्ड ऑर्डर देखो 1 2 3 4 5 6 एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 0/2 बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। इसका मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड है बेटा। बॉन्ड ऑर्डर 3 का मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच 3 बॉन्ड है। 3 में से देखो एक सिग्मा है और 2 पाई है, तो 1 सिग्मा 2 पाई। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच, तो जब कभी भी आप सीधा, अब मैं ट्रिक सिखा रहा हूं, कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आना ही है इससे, तो इसका देखो मैं ट्रिक सिखा रहा हूं कि जब कभी भी आप देखो 14 इलेक्ट्रॉन देख लो कभी भी, तो 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर याद रखना 3 आएगा। 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। अब बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा तो बाकी जो आंसर है आप इससे निकाल सकते हो, इस ट्रिक से याद भी रख सकते हो। अभी मैं देने जा रहा हूं आपको एक, देखो सपोज आपसे पूछा जाएगा N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, N2 N2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव। जब भी ऐसा केस आ जाए बेटा, आप सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, अब इतना सारा टाइम तो एग्जाम में होगा नहीं आपके पास, आप काउंट कर लो 14 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है। देखो N2 के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन है तो क्लियर कट है कि बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3। क्लियर। अब चाहे इधर चलो चाहे इधर चलो, 0.5 कम करते जाना, 3 से ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर नहीं हो सकते। तो इधर चलूंगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2, इधर चलूंगा तो वापिस इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2। तो जनरल कंसेप्ट क्या है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आता है, कैलकुलेशन करोगे तब भी यही आएगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी बेटा। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब दोनों बॉन्ड एटम पास पास खिंच जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी उसकी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम या बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। बट अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए, इफ बॉन्ड ऑर्डर सेम, आप देखोगे कुछ जगह सेम दिखाई दे रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वो अनस्टेबल होगा। एंटी बॉन्डिंग किस में ज्यादा होंगे, एनायन में ज्यादा होंगे। तो जब आप बॉन्ड ऑर्डर देख लो, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देख लो सेम आ रहा है, जैसे N2 पॉजिटिव का N2 नेगेटिव का सेम आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, तो जो पॉजिटिव वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव वाला अनस्टेबल, क्योंकि नेगेटिव वाले में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आने लगेगा। तो बॉन्ड ऑर्डर है तो हम क्या स्ट्रेंथ देंगे, इसका मतलब N2 पॉजिटिव से और N2 नेगेटिव, इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर बराबर है, लेकिन स्टेबिलिटी देखेंगे तो हमारे पास जो नेगेटिव वाला है उसकी स्टेबिलिटी कम आएगी। तो पहले कर दो इसको, सपोज स्टेबिलिटी दे रहे हैं हम, तो N2 2 नेगेटिव, फिर N2 2 पॉजिटिव, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी। फिर देखो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम है, 2.5 तो N2 नेगेटिव कैटायन एनायन से ज्यादा स्टेबल होंगे, और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा N2। दूसरी बात है कि N2 में देखो आपने ऊपर बनाया N2 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, देखो जिसमें सारे पेयर्ड होते हैं वो डायमैग्नेटिक है। लेकिन जैसे ही N2 पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन हटा दूंगा तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, तो ये पैरामैग्नेटिक, और एक इलेक्ट्रॉन डाल दूंगा तब भी यहां जाएगा पैरामैग्नेटिक। और अब मैं देखो इधर से इधर आ जाओ आप, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं N2 पॉजिटिव के लिए, दोनों निकाल दिए तो वापस डाया, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इन दोनों की एनर्जी तो बराबर है ना, एक इसमें आएगा एक इसमें आएगा, तो पैरा रहेगा। तो आप इनको N2 2 पॉजिटिव, N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव, इसका एक ट्रिक बना लो। क्या ट्रिक बनाओगे आप कि भाई ये 2 पॉजिटिव निकाला था, डीपी स्क्वायर पी, डीपी स्क्वायर सी पी, मतलब पैरा डायमैग्नेटिक, फिर पैरामैग्नेटिक, फिर डायमैग्नेटिक, यहीं से डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, अगेन पैरामैग्नेटिक,
डीपी स्क्वायर पी, डीपी स्क्वायर पी, नाइट्रोजन वाला सोल्व करना है डीपी स्क्वायर पी, क्योंकि क्वेश्चन आना ही है, किसी भी तरीके से याद रखना है। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है N2 नेगेटिव की सबसे कम, N2 की सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। तो आप डीपी स्क्वायर पी से याद रख सकते हैं। सिमिलरली जो आपको एग्जांपल पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा ऑक्सीजन वाला O2 मोलिक्यूल। अब देखो O2 मोलिक्यूल है तो O2 8 और 8 16 इलेक्ट्रॉन, तो क्या लिखोगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर अब O2 आ गया है तो सिग्मा पहले आएगा 2pz, नाइट्रोजन के बाद वाले में सिग्मा पहले आता है। फिर पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, और सबसे ज्यादा एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz की। इलेक्ट्रॉन टोटल करने हैं 16, तो 2 4 6 8 10 11 12 13 14, क्योंकि एनर्जी बराबर है। फिर 15 16, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां आप देख रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर करना है तो ये सारा तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक तो बाकी कर लो। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो देखो 2 2 4 और 6 बॉन्डिंग में, और ये 2 एंटी बॉन्डिंग में बाई 2, तो 6/2/2 मतलब 2 आ गया। तो 2 का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच 2 बॉन्ड है। 2 बॉन्ड में देखोगे आप, एक देखो दो एंटी बॉन्डिंग वाले इससे कैंसिल हो गए, तो एक पाई रह गया, एक सिग्मा रह गया, तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हेयर 2 unpaired electron in एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल। इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है। ये एक अचीवमेंट था मोटी थ्योरी का, क्योंकि उससे पहले ये सोचा जाता था कि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं ऑक्सीजन में, लेकिन इस थ्योरी से पता लगा कि नहीं, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा ऑक्सीजन। तो इससे जितने क्वेश्चन है वो सारे बना लोगे अब आप। अब सपोज आपको ऑक्सीजन का पता लग गया, तो सपोज मैं कह दूं O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। ट्रिक से सोल्व करते हैं। हमें ये पता है कि अगर हमारे पास ये पता लग जाए कि 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 14 का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा। तो देखो O2 पॉजिटिव में O2 16, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 14 इलेक्ट्रॉन है ना O2 में, तो 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर क्लियर है कि 3 आएगा। और ये 3 हो गया, इधर चलते जाओ 0.5 कम करते जाओ, इसका मतलब ये 2.5 निकाल के देखना, इतना ही आएगा 2, ये 1.5 और ये 1। और इसमें तो क्लियर है कि इधर से इधर जा रहे हो, बॉन्ड ऑर्डर जो हो रहा है आपका कम हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेंथ जो है, स्टेबिलिटी जो है बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करती है, डिक्रीज हो रही है। दूसरी बात, पैरा और डाईमैग्नेटिक, देखो O2 तो निकाला ही है आपने, O2 निकाला है, O2 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये पैरामैग्नेटिक है। फिर देखो O2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये भी पैरामैग्नेटिक, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो ये डायमैग्नेटिक। फिर इधर आ जाओ, एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे आप तब भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, पैरा, और ये डाया। तो वहां आपने डीपी स्क्वायर पी किया था, यहां कर दो आप DP³ D, DP³ D। पहला O2 पॉजिटिव डायमैग्नेटिक, फिर लगातार 3 पैरामैग्नेटिक, फिर लास्ट वाला डायमैग्नेटिक, तो DP3D। इससे आप इस टाइप का प्रॉब्लम जो है शॉर्ट आउट कर सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है। अभी जो बॉन्ड ऑर्डर सीख रहे हैं हम एमओटी थ्योरी के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं, और एमओटी थ्योरी मैंने बेटा आपको बताया, आई टेल यू इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 एटॉमिक स्पीसीज, जिसमें 2 एटम हो उसी के लिए हम इसको एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसमें आपने क्या है कि अगर कोई हेटेरो एटम भी आपके पास आ जाए तो भी नो नीड टू वरी, आप तो सीधा अपना कॉन्सेप्ट जो है, हिंट जो आपने ट्रिक सीखे हुए वो लगाओ। सपोज मैं आपको कह देता हूं कि NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, NO पॉजिटिव का कितना होगा, CO का कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर इनके निकालने, आप इलेक्ट्रॉन काउंट करो। देखो C में कितने होंगे 6, ऑक्सीजन में 8, को कितना इलेक्ट्रॉन हो गया टोटल, 8 और 6 14,
जैसे 14 इलेक्ट्रॉन आ जाए बॉन्ड ऑर्डर 3 लगा देना। 14 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3। इधर देखो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, ऑक्सीजन में कितने 8, और एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो 8 और 7 15 में से एक चला गया, वापस 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3, NO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा आपका। देन देखो NO है तो इसके होंगे 15 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या बोला था, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाए तो उसके पास वाले में 0.5 कम कर दिया करो, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 2.5, क्योंकि 3 से दोनों साइड में ऊपर नीचे जो है दोनों साइड में 0.5 का डाउन आता है, तो NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। एक एक्सेप्शन याद रखना, CO पॉजिटिव बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO पॉजिटिव। देखो CO पॉजिटिव देखने में ऐसे लगेगा 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, 13 है तो 2.5 आना चाहिए, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर CO पॉजिटिव इज 3.5। याद रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि एक ही स्पीसीज ऐसी है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर 3 से आगे जा रहा है, और बाकी बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 3 से आगे जाता ही नहीं है किसी में। तो CO पॉजिटिव में बॉन्ड ऑर्डर वो इसकी इनस्टेबिलिटी के रीजन से आता है, फिर थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ता है हमको क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होते हैं। बट आप इतना याद रख लो कि आपका एक ही ऐसा केस है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर जो आपका बेटा आएगा वो 3 से ज्यादा आएगा, वो है CO पॉजिटिव आए, CO पॉजिटिव आए। और अब ये तो आपने देखो इस थ्योरी से सीखा MOT से डायटोमी को। जैसे मैंने बोला था कि रेजोनेंस से भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो आप। रेजोनेंस कब यूज करोगे, बाई रेजोनेंस मतलब स्ट्रक्चर से। बाई रेजोनेंस निकालोगे मल्टी एटम जब होंगे, जैसे सपोज मैंने कह दिया आपको CO3 2 नेगेटिव, आपने स्ट्रक्चर बनानी सीखी है H, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 नेगेटिव वाले ऐड होंगे बाई 2, ये तो सीखा ही है हमने देखो 3, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया sp2 आ गया, तो स्ट्रक्चर बनाओ sp2 है, 3 के 3 ऑक्सीजन अटैच करने हैं, 3 के 3 बॉन्ड बनाने, ऐसे आगे, जिसमें से 2 O नेगेटिव है, 2 O नेगेटिव और एक नॉर्मल है, तो ये स्ट्रक्चर बना दिया हमने CO3 2 नेगेटिव। बट अब क्या है कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। रेजोनेटिंग मतलब ये वाला जो बॉन्ड है बेटा, ये वाला बॉन्ड इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, तो ये वाला बॉन्ड जो है एक जगह पे नहीं रहेगा, तीनों ऑक्सीजन में डिवाइड कर दो। तो इसकी रियल स्ट्रक्चर हम ऐसे बना लेते हैं कि C स्केलेटन तो वही रहेगा, स्केलेटन में कोई चेंज नहीं है, COOO, और ये वाला एक बॉन्ड जो है वो 3 जगह डिवाइड कर देते हैं हम, ये यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, तो डैश डैश कर देते हैं, यहां यहां यहां। इसी टाइप से हम चार्ज देखो टोटल कितना था, 2 नेगेटिव चार्ज था, तो 2 नेगेटिव तीनों ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा, तो कितना कितना आ जाएगा 2/3, 3 में डिवाइड कर रहे हैं 2/3। अब आपको चार्ज निकालना है तो यहां से दिख गया, देखो चार्ज कम हो गया, पहले एक जगह पे एक नेगेटिव चार्ज था, अब 2/3 है तो 1 से कम हो गया, जितना चार्ज कम होता है उतनी स्टेबिलिटी आती है। दूसरा काम होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालना, तो बॉन्ड ऑर्डर अब कैसे निकालोगे, देखो काउंट करो आप। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, वेरी सिंपल, कि बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कितने बॉन्ड है बीच में। तो देखो C और O के बीच बॉन्ड काउंट करो, C और O, तो C और O में एक तो पूरा पूरा बॉन्ड पड़ा है, एक और एक जो है 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो टोटल कितना आएगा, इसका 1 और ये 1/3 मतलब 0.33, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 1 + 1/3, तो कितना हो गया 1.3 आ गया। तो वो आपका रेजोनेंस यहाँ स्ट्रक्चर से निकला है कि एक बॉन्ड कितनी जगह डिवाइड हुआ, उसका हिस्सा कितना है और कितने बॉन्ड हैं, वो आप उसमें रख दोगे। तो अब आपके पास जो प्रॉब्लम आती है बॉन्ड ऑर्डर की, ऐसे ही तो आती है बेटा कि आपके पास क्या एग्जांपल आएगा एट द एंड ऑफ चैप्टर में, आपसे ये कहूंगा कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ किसका, CO का, CO2 का और CO3 2 नेगेटिव का। तो CO डायटोमिक स्पीसीज है, 14 इलेक्ट्रॉन है, अभी हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे हम MOT से, ये MOT से जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर आया 3। CO2 स्ट्रक्चर से, तो CO2 की स्ट्रक्चर तो बनाते ही हो आप CO2, तो एक C और O के बीच देखो कितने बॉन्ड हैं, बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। कार्बोनेट में बॉन्ड ऑर्डर निकालो, देखो C और O के बीच एक पूरा बॉन्ड और एक जो है 3 जगह डिवाइड हुआ, तो 1/3 मतलब बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.33। तो इधर से इधर जा रहे हो तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है, तो मैं इधर से इधर जाऊंगा, तो इसका मतलब इधर से इधर जाने पर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होंगे, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी।
तो इस टाइप से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो स्ट्रक्चर जो आपने हाइब्रिडाइजेशन शेप वगैरह बनाई सीखी है उससे कैलकुलेट करोगे, और सेकंड जो आप निकालोगे वो आप निकालोगे आपकी एमओटी थ्योरी। क्लियर बेटा? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि आपका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो ध्यान रखना डाई एटॉमिक स्पीसीज है तो एमओटी से बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, और बाकी जो है स्ट्रक्चर से बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्लियर? तो आज Yes, देखो sir. हमने क्या, देखो बेटा हमने क्या क्या किया आज। कल जो हमने शेप सीखा था, आज उस शेप में हमने रिपल्सन थ्योरी लगा के एंगल कम ज्यादा कैसे हो रहे हैं ये सीखा हमने वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में। और उसके बाद हमने उस शेप से ये देखा कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ रही है या नहीं आ रही है, पोलर है या मतलब डायपोल मोमेंट किया आपने। और तीसरा हमने क्या किया, आज दो एटम के बीच बॉन्ड कितने बनते हैं वो बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखा, जिसमें हमने एमओटी थ्योरी से भी सीखा और स्ट्रक्चर से भी सीखा। तो इससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अब हम क्या है कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है फिर, और कोवलेंट और आयनिक में हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, मतलब फेजेंस रूल करेंगे, उससे आप थर्मल स्टेबिलिटी जैसे क्वेश्चन है, सोल्यूबिलिटी जैसे क्वेश्चन है वो बना सकते हो। क्लियर बेटा? देन ओके, मैं अब क्लोज करने जा रहा हूं टॉपिक आपका। तो फिर सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट क्लास। और साथ में डीपीपी अब आ जाएगी क्योंकि पिछला भी हो गया, ये भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो वो हो जाएंगे आप। Okay, sir. सर हाँ हाँ बोलो बेटा। सर कल के टेस्ट में क्वेश्चन था द टोटल हाँ नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल इज। सर इसका आंसर कैसे निकालेंगे? फोर्थ एनर्जी लेवल में टोटल ऑर्बिटल देखना है ना आपने। यस सर। देखो फोर्थ है तो फोर्थ का मतलब जैसे 4s भी होगा, 4p भी 4P, होगा, 4D, d भी होगा और 4f भी होगा। 4F. जितने होते हैं उतने ही आते हैं ना, और सब एनर्जी लेवल तो उतने ही होते हैं। जैसे 3 होता तो क्या होगा, 3s 3p और 3d 3 होते। फोर्थ में 4 होंगे, 5 वाले में 5 होंगे। तो और s कितना ऑर्बिटल होता है, 1। p में देखो बेटा कितने होते हैं, 3। और d में कितने होते हैं, 5। और f में कितने होते हैं, 7। 7. टू इंक्रीज होते चले जाते हैं ना, तो 1 + 3 + 5 + 7, तो सम कर देते टोटल का, 16 है. 16 आ जाएगा। Yes, sir. समझ गए बेटा? यस सर यस सर यस सर ठीक है बेटा, ठीक है। यस ओके सर। बेटा, ओके, आई एम गोइंग टू